नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज आपको बता दें, क्योंकि आपका प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर जो कार्यक्रम था वो लगातार रुका हुआ था। तो प्रीलिम्स के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, विशेष रूप से इसकी बात करें तो हम एक सिरे से, क्योंकि आपकी परीक्षा नए सिरे से होगी, बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे पिछले प्रश्न पत्र से, क्योंकि लगातार जो आयोग की परीक्षा है, जैसे बिहार राज्य विशेष की परीक्षा के बाद सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे प्रश्न पत्र यदि हम देखें तो बीपीएससी से थोड़ा सा अलग देखने को मिला था और उसका लेवल भी थोड़ा सा बढ़िया था। तो इस बार क्योंकि आयोग फिर से परीक्षा करा रहा है, तो निश्चित रूप से जो लेवल होगा वो और भी बेहतर होगा, क्योंकि पेपर आउट होने के कारण आयोग को जितना नुकसान हुआ है, आयोग को जितना सुनना पड़ा है, उच्च अधिकारियों से, शासन से जितना सुनना पड़ा है, निश्चित रूप से वो बदलाव आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। और प्रश्न पत्र पहले की अपेक्षा थोड़ा सा लेवल उसका बेहतर होगा। तो जो थोड़ा सा लेवल बेहतर होगा उसको किस प्रकार से हम कवर कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम बेहतर कर सकते हैं, हम किस प्रकार से उस लायक हो सकते हैं कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाए। आप में से बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने इस बार, यदि वही पेपर होता तो आपने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो 90 और 100 के बीच में ही रुक गए थे। ऐसे छात्रों के लिए एक अवसर है, आप साथ साथ जुड़ें। एक सिरे से आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, शुरुआत से बिल्कुल शून्य से प्रश्नों के रूप में हम प्रयास करते हैं चीज़ों को अध्ययन करने का, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से ही चीज़ों का हम बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाते हैं यदि हमने पूर्व में उस विषय को अच्छे से पढ़ रखा है। ये शर्त होती है, यदि आपने पूर्व में नहीं पढ़ रखा है तो आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, चलें, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वहाँ पे यदि हम बात करें तो आज हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। और आधुनिक भारत के इतिहास से चीज़ों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे प्रश्नों के रूप में। ये शाब्दिक त्रुटि है, करंट अफेयर्स, इसको इग्नोर करिएगा। अब यहाँ से आपको देखना है, पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही जवाब देना है। कम से कम कितना भी आसान सा प्रश्न हो, कम से कम उसको आदत डालनी है कि उस प्रश्न को 2 बार आप पढ़ें। कितना भी आसान हो, आप एक बार में पढ़ के समझ सकते हैं, तो भी आपको 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। तो आपके जो गलतियों की जो संभावना होती है, गलतियां जो हम कर देते हैं आसान प्रश्नों में, वो कम हो जाती है। पहला प्रश्न आपके सामने है, बोला जा रहा है बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी शाब्दिक त्रुटि है, इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी का अधिकार था, ये कंपनी को किसने प्रदान किया। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको इन 3 स्थानों पर दीवानी के अधिकार किसके द्वारा प्राप्त किए गए, ये यहाँ पे आपको बताना है। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। आपको पता होगा कि जब आप इतिहास शुरुआत करते हो, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और भारत में किस प्रकार से उसका, आप कह सकते हो, उसको मजबूती मिली, तो सबसे पहले आता है आपका प्लासी का युद्ध। आप सब जानते होंगे प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध 1757 सबको पता है, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद जो दूसरा आपको युद्ध देखने को मिलता है जिसने अंग्रेजों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया भारत में, वो है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का जो युद्ध था ये महत्वपूर्ण था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। अब 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है आपसे? यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये जो बक्सर का युद्ध था किनके बीच लड़ा गया। तो सबसे पहली बात, अंग्रेजी सेना थी, ठीक है। अंग्रेजी सेना, किसके, अंग्रेजी सेना और किसके बीच लड़ा गया? तो यहाँ पे 3 शासक थे। कौन कौन से शासक थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मीर कासिम थे। कौन थे? मीर कासिम, मीर कासिम। दूसरे थे अवध के नवाब, अवध के नवाब। और तीसरे जो यहाँ पे थे वो थे शाह आलम द्वितीय।
तो अंग्रेजों ने ये जो बक्सर की लड़ाई थी ये लड़ी मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के बीच। और आपको बता दें यहाँ पर अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, इसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो जो है ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पे कर रहा था। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्यों इसको बोला जाता है कि बक्सर का युद्ध निर्णायक रहा, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ही पहली बार अंग्रेजों ने 3 शासकों की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया और ऐसा करने पे उनका मनोबल बढ़ा और इसी के बाद से लगातार वो भारत के विभिन्न प्रांतों को विभिन्न समयों पर जीतते विजित करते चले गए। अब यहाँ पे आपने देख लिया बक्सर का युद्ध, और जब बक्सर का युद्ध हुआ क्योंकि इसमें अंग्रेजों की विजय हुई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और जब अंग्रेजों को विजय हुई तो यहाँ पे जो शाह आलम द्वितीय थे इनको अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा और इन्हीं के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का जो अधिकार था वो अंग्रेजों को प्रदान किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं 1764 के बाद एक वर्ष आता है 1765। ये भी इतिहास के संदर्भ में जब हम पढ़ाई करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी। ये भी आपको पता होगा। लॉर्ड क्लाइव द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत जो है वो 1765 में की गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि द्वैध शासक की जनक किसे कहा जाता है, द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है, तो आपको पता होगा सर लियोनेल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का पिता कहा जाता है। कार्टिस को पिता कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके तुरंत बाद आप जानते हो कि फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में अपने गवर्नर नियुक्त करने लगे, अपने अधिकारियों को नियुक्त करने लगे, और वो आगे की बात है। अभी दूसरे प्रश्न में यदि इसकी चर्चा होती है इस संदर्भ में तो वहाँ पर हम देखते हैं। अब बात आ गई है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे यदि आप सक्रियता से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, राज्य विशेष में पूछे गए प्रश्न हैं, और यदि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, मान लीजिए आप शून्य पर हो, मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप शून्य पर हो और आप चाहते हो कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा इस बार आप क्वालिफाई करें, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शून्य पर हो और सारी पुस्तकों को यदि आप एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाओगे कि 60%, 70% पाठ्यक्रम आप 1 महीने में, 2 महीने में कवर कर लो। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको करना चाहिए कि आप प्रश्न देखो। जैसे अभी हमने प्रश्न देखा था, द्वैध शासन की हमने बात किया, हमने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात किया, दीवानी के अधिकार की बात किया। तो आपको क्या कर लेना चाहिए कि जितनी भी जानकारी मैंने दी, जैसे अवध के नवाब सिजाउद्दौला, इसके साथ साथ मैंने बताया शाह आलम द्वितीय, इन सब के बारे में जितनी जानकारी आपको हो सकता है पढ़ो। देखो बहुत टॉपिक होंगे। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो आधुनिक भारत में यदि हम देखें, मान लो 100 टॉपिक हैं, लेकिन ये जो 100 टॉपिक हैं ये हमेशा हमेशा नहीं पूछे जाते हैं। इनमें से होंगे ऐसे 50 से 60 टॉपिक जो लगातार अंतराल पर पूछे जाते हैं। तो आप 100 क्यों कवर करोगे? अभी आप 0 पर हो और समय कम है तो 100 क्यों कवर करना? यही 50-60 ही ना देख लें, यही 50-60 देख के हम परीक्षा में जाएं और बेहतर करेंगे। तो ये 50-60 कहाँ से पता चलेगा आपको? जब आप विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करोगे, जब पाठ्यक्रम का अध्ययन करोगे, तब आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रश्नों के रूप में बेहतर हो सकती है। चलो, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? बताएं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? देखो, अब इतना आसान सा प्रश्न यदि आप गलत करो और आप बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही शर्मनाक होगा। इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, इनका संबंध है जगदीशपुर से। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। और आपको बता दें, इन्हीं के नेतृत्व में प्रथम सशक्त जन आंदोलन चलाया गया था। प्रथम सशक्त जो जन आंदोलन था ये इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जब बात आती है 1857 की क्रांति की, तो एक तिथि भी आपको याद रखनी है। वो तिथि है 11 मई की। 11 मई 1857
1857 को मेरठ छावनी से ये प्रारंभ हुआ था और 3 जुलाई 1857 को ये पटना पहुंच चुका। ये विद्रोह की आग जो है ये पटना पहुंच चुकी थी। और जब ये आग पटना पहुंची तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति थे पीर अली। पीर अली के नेतृत्व में जो है विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पे किया गया। पीर अली का भी नाम याद रखना है, क्यों? क्योंकि पटना के संदर्भ में 1857 की क्रांति में इन्होंने भी अपना योगदान दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। क्या नाम है? विलियम टेलर। और पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर, इन्हीं को भेजा गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार का वह कौन सा क्षेत्र था जो 1857 की क्रांति से अप्रभावित था, तो वो क्षेत्र है आपका मुंगेर। मुंगेर का जो क्षेत्र था ये 1857 की क्रांति से अप्रभावित क्षेत्र था। इसके साथ साथ आरा, दानापुर, पटना और मुजफ्फरपुर ये कुछ क्षेत्र थे जहां पर 1857 की क्रांति बहुत ही व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रही थी। आप जानते हो 23 अप्रैल बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण तिथि है। क्यों? क्योंकि 23 अप्रैल को जो है मनाया जाता है एक दिवस। वह दिवस कौन सा है? कुंवर सिंह दिवस कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। कुंवर सिंह के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व किया इनके भाई, इनका नाम था अमर सिंह। और आपको बता दें अमर सिंह को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? गोरखपुर जेल में रखा गया था, जहां बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपने देखा 1857 के विद्रोह के बारे में। अब आपको क्या करना चाहिए कि 1857 के विद्रोह को पूरा देख लेना चाहिए। और इसमें देखने में क्या है? सबसे पहले विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, किस छावनी से शुरू हुआ, कारण क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि 1857 के जब विद्रोह की बात करते हो तो विभिन्न संदर्भों में विभिन्न लोगों ने इसका नेतृत्व किया। जैसे लखनऊ की बात आती है, कानपुर की बात आती है, फैजाबाद की बात आती है, ठीक है, ग्वालियर की बात आती है। तो इन स्थानों पर इनका नेतृत्व किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इस विद्रोह को दबाया भी तो गया। सफल कहाँ रहा ये विद्रोह? ये तो दबा दिया गया था। तो जिनके द्वारा दबाया गया, जिन अंग्रेज अधिकारियों ने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो है ये भी 1857 के विद्रोह से ही संबंधित है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अधिकारी ने दबा दिया? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विद्रोह को दबाया गया था, तो यहाँ पे पूछ लिया है क्योंकि बिहार की बात है तो इसीलिए ये पूछा गया है। यदि आप यूपी की परीक्षा देते तो आपसे पूछ लिया जाता कानपुर का विद्रोह किसने दबाया, लखनऊ का किसने दबाया। लेकिन बिहार राज्य की परीक्षा आप दे रहे हो, इसलिए यहाँ पे बिहार के संदर्भ में जानकारी आपसे मांगी गई है। आपको बता दें बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर था, बंगाल आर्टिलरी, और बंगाल आर्टिलरी का जो मेजर था उसी के द्वारा ये विद्रोह दबाया गया था। उसका नाम था विंसेंट आयर। क्या नाम था? विंसेंट आयर। तो याद रखिएगा विंसेंट आयर ने जो है ये कुंवर सिंह के विद्रोह को दबाया था। 1857 के विद्रोह को दबाया था, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। और आपको बता दें 23 अप्रैल को कैंटन ली ग्रांड के साथ मुठभेड़ में जो है ये इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम आपको पता चल गया, इसका उत्तर आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आप देखना है आपको, यहाँ पे क्या है, कुछ विद्रोहों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो विद्रोह के नाम दिए गए हैं यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि इसको मैच करना है। अब एक एक करके जो प्रमुख विद्रोह है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे बात हो रही है कोल विद्रोह, कोल विद्रोह के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो जो कोल विद्रोह था उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो ये 1831 से 1832, कब? 1831 से 1832 के बीच ये विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था?
छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था और यह विशेष रूप से मुंडों का विद्रोह था और बाद में इसमें कई अन्य जनजातियां भी शामिल हो गई थी और इसके प्रमुख नेता पूछे जाते हैं तो आपको पता होगा बुद्धो भगत का नाम आपने सुना होगा। बुद्धो भगत इसके प्रमुख नेता में प्रमुख थे। बुद्धो भगत के बाद बिंद राय सिंहराम, इनका भी नाम आपने सुना होगा, बिंद राय सिंहराम। लेकिन एक नाम जो आपको याद रखना है हमेशा वो है बुद्धो भगत, क्योंकि बुद्धो भगत ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, इसके साथ साथ सुरगा मुंडा का भी नाम आपने सुना होगा। इसके बाद दूसरा आपका आ जाता है भूमिज विद्रोह। क्या आ जाता है? भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह की यदि हम बात करें तो भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 के बीच हुआ था। 1832 से 1833 के बीच हुआ था और वीरभूम के जमींदार थे गंगा नारायण सिंह। क्या नाम था? गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। ये तो हो गया भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह के बाद तीसरा आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 1856 के बीच ये विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह बता दें आपको कि संथाल आदिवासियों से संबंधित था, जिसमें कुछ नाम प्रमुख हैं जिनका जिक्र आप सुनते आए होंगे, जिनमें आप देखते होंगे कान्हू, सिद्धू, चाँद और भैरव। ये चार नाम आप अक्सर सुनते होंगे, कान्हू, सिद्धू, चाँद और भैरव। इन लोगों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था और इसका दमन भी हुआ था कैप्टन अलेक्जेंडर के नेतृत्व में और कैप्टन लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में इसका दमन भी हुआ था। तो थॉमसन और अलेक्जेंडर के नेतृत्व में इसका दमन भी किया गया था। इसके प्रमुख नेताओं की यदि हम बात करते हैं तो सिद्धू, कान्हू, चाँद और भैरव जो कि भाई थे, इनके द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब कौन सा बचा है? एक बचा है आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 से वर्ष 1901 ईस्वी के बीच ये विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। और बिरसा मुंडा की जब बात करते हैं तो इनका जो जन्म था वो उलिहातू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उलिहातू। उलिहातू एक स्थान पड़ता है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके बचपन का जो नाम था कई बार पूछा जाता है, दाऊद मुंडा। इनके बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। इनके गुरु का नाम अक्सर पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। क्या नाम था? आनंद पांडे इनके गुरु थे। ये तो हो गई जन्म की बात और शिक्षा की बात। मृत्यु की यदि हम बात करें तो इनकी जो मृत्यु थी वो जेल में हुई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस जेल में हुई थी, तो रांची जेल में हुई थी। 9 जून 1901 को इनकी मृत्यु हुई थी। आपको 9 तारीख याद रखना है आपको, जब इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 9 जून 1901 ईस्वी को इनकी मृत्यु रांची जेल में हुई थी, रांची सेंट्रल जेल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मैच करना है। तो सारी चीज़ें मैचिंग हो गई हैं, अब आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको आते होंगे, आने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 और 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, आपसे पूछा जा रहा है। चले बताएं। सन्यासी विद्रोह की बात हो रही है और आप जानते हैं जब बात आती है सन्यासी विद्रोह की तो लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है और ये क्षेत्र का नाम आता है। कौन सा क्षेत्र होगा सन्यासी विद्रोह? सन्यासी विद्रोह का जो क्षेत्र है वो है पूर्णिया, इसलिए बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, खरवारड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है कई बार। बताएं। इसका एक अन्य नाम था, अन्य नाम इसका था सफाहार आंदोलन। सफाहार आंदोलन इसका अन्य नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। तो सफाहार आंदोलन या खरवारड़ आंदोलन बात एक ही है। अब बोला जा रहा है इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, गणपत राय, भागीरथ माझी, विश्वनाथ सहदेव। किसने इसका नेतृत्व किया था ये आपको बताना है। चलो बताएं, इसका नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। देखो, इसका नेतृत्व की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बता दें
वर्ष 1874 ईस्वी, ये तिथि आपको याद रखनी है। वर्ष 1874 ईस्वी की ये घटना है और इसका नेतृत्व किया था भागीरथ माझी ने। किसने किया था? भागीरथ माझी ने इसका नेतृत्व किया था, इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था, आपको बताना है। चलें बताएं। जवाब दीजिएगा इसका। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया ये आंदोलन कौन सा था? ताना भगत आंदोलन, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं। चले देखो, एक आंदोलन हुआ था वर्ष 1914 में और इसका नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। इनका नाम आपको पता होगा। जतरा भगत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये जो आंदोलन था ये विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। और आपको बता दें कि ये जो आंदोलन था बाद में इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई, असहयोग आंदोलन को भी ज्वाइन किया और इसका नेतृत्व किया था। जब इसने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था तो सिद्धू भगत ने, ठीक है, सिद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था जब ये असहयोग आंदोलन को सहयोग दिया था इसने। और यहाँ पे बात हो रही है ताना भगत आंदोलन की। मतलब ताना भगत जो आंदोलन है इसको जतरा भगत के द्वारा चलाया जा रहा था। वर्ष 1914 में इसका नेतृत्व किया गया था। बाद में ताना भगत आंदोलन जो है ये असहयोग आंदोलन से भी जुड़ गया और असहयोग आंदोलन में जब शामिल हुआ तो इसका नेतृत्व किया सिद्धू भगत ने। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे एक पर्व का नाम दिया हुआ है, मुंडा जनजाति के एक पर्व का नाम, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके प्रमुख पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सरहुल जो कि मुंडा जनजाति का एक प्रमुख पर्व है, इसको और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। कर्मा, दसई, बा पर्व, बतूली, किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो आपको बता दें इसको बा पर्व के नाम से जानते हैं। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि सफाहार आंदोलन मतलब भागीरथ माझी, और भागीरथ माझी का मतलब क्या हो गया? खरवाड़ आंदोलन। और ये बात कब की है? 1874 की। तो इसको आपको याद रखना है, खरवाड़ आंदोलन, बी विकल्प। चले इसको बताएं। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की थी? नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स ने किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा की थी, ये आपको बताना है। बताएं किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा इनके द्वारा की गई थी। चलें, आप जानते हो एक विद्रोह था जो जमींदारों के विरुद्ध था, जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध था। और ये जो विद्रोह था जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध, ये भागलपुर से राजमहल के संपूर्ण क्षेत्र में चलाया गया था। और भागलपुर से राजमहल के संपूर्ण क्षेत्र में चलाया गया यह जो आंदोलन था, इसी को बोलते थे संथाल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, संथाल विद्रोह। चलिए, बंग भंग विरोधी। अब हम आ गए हैं बंगाल विभाजन पे। अभी तक हमने देखा था इतिहास बिहार के संबंध में, बिहार राज्य का इतिहास अभी हमने देखा था, और उसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास हमने देखा था बिहार के संदर्भ में। अब यहाँ पे जो चर्चा है वो वर्ष 1909 से शुरू हो रही है, और यहाँ पे जो चर्चा है वो बंग भंग आंदोलन की शुरू हो रही है 1905 से। तो बताएं बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंगाल विभाजन को लेकर जो आंदोलन हुआ था इसका प्रारंभ किस तिथि से हुआ था आपको बताना है। चलो जवाब दीजिएगा। सभी को जवाब देना है, जवाब दीजिए।
चलिए जवाब दीजिएगा। देखो बात हो रही है बंग भंग आंदोलन की, ठीक है, और हम पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं अब। और बंग भंग आंदोलन की जब बात करते हो आप, तो इसका जवाब है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 इसका सही उत्तर है। यहाँ नहीं दिया है, मतलब इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अब कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 20 जुलाई 1905, ये तिथि भी आपको याद रखनी है, 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले बताया कि बंगाल विभाजन अब किया जाएगा। मतलब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा लिया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया। और बताया गया कि 16 अक्टूबर वर्ष 1905, कब? 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को इसको प्रभावी बनाया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को इसको प्रभावी बनाया गया। और आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे राखी दिवस मनाया गया। और राखी दिवस, क्यों राखी दिवस मनाया गया इस दिन? जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उस दिन राखी दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि ये आग्रह था रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि इस दिन पे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है, हिंदू मुस्लिम एकता को जो बंगाल में बन रही थी उसको कमज़ोर करना चाहती थी। तो इसीलिए इन्होंने इन्हीं के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। और राखी दिवस में विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम जो भाई थे उनके बीच मनाया गया, जिससे कि जो हमारी एकता है वो प्रभावित ना हो और ये हम दिखा सकें कि बंगाल विभाजन के बाद भी हमारी जो एकता है वो बनी हुई है। ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे मैंने बोला राखी दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के निवेदन पर मनाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर भले ही बंग भंग आंदोलन के विरोधी थे, लेकिन बंग भंग बंगाल विभाजन के विरोधी थे, लेकिन ये स्वदेशी के आलोचक थे। जो आपने स्वदेशी आंदोलन चलाया था उसके आलोचक ये थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि किसके समय में बंगाल विभाजन किया गया। तो आपको याद रखना है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। याद रखना है बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार का प्रमुख लॉर्ड कर्जन था, ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे आपको बता दें कि बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ कब? वर्ष 1911 में रद्द किया गया। कब? दिल्ली दरबार के समय। तो बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार के समय रद्द कर दिया गया, यह भी हमें पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कि इस समय, क्योंकि आप जानते हो कि जब बात कर रहे हैं हम 1905 की, इस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था सर एंड्रयू फ्रेजर, यह भी आपको पता होना चाहिए। सर एंड्रयू फ्रेजर इस समय बंगाल के गवर्नर थे। इसके साथ साथ आप जानते हो कि विभाजन के खिलाफ जो प्रारंभिक आंदोलन शुरू हुआ बंगाल में, उसका नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उसका नेतृत्व किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उसका नेतृत्व किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बंगाल विभाजन के संदर्भ में क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। बंगाल विभाजन के निर्णय के बाद 16 अक्टूबर 1905 को इस विभाजन को प्रभावी बनाया गया। और जब इस विभाजन को प्रभावी बनाया गया तो उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर इसको राखी दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर भले ही बंगाल विभाजन के पुरजोर विरोधी थे, लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक भी थे। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने जो है आदेश दिया था, मतलब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन तो किया था, लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयू फ्रेजर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ
विभाजन के बाद जो प्रारंभिक आंदोलन हुए थे बंगाल में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इतने फैक्ट बंगाल विभाजन से संबंधित मैंने आपको बताए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात आ गई है बहिष्कार की। यहां पे क्या है? यहां पे दिया गया है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चले बताएं, ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, आपको बताना है। बताएं किसके द्वारा यह सुझाव दिया गया था? देखो, एक व्यक्ति थे, इनका नाम था कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र, और कृष्ण कुमार मित्र ने ही सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। कृष्ण कुमार मित्र के बारे में और क्या आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण कुमार मित्र जो हैं, ये संजीवनी नामक एक बंगला में पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसके संपादक भी थे। संजीवनी नामक जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, कहाँ पर? बंगाल में, इसके संपादक भी थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, किस लिए किया गया था? बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया था, बताएं। देखो, बंगाल का विभाजन जो किया गया था उसमें 2-3 कारण थे। ठीक है, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण, देखो, एक कारण तो ये था कि लगातार बंगाल के क्षेत्र में जो एकता थी। सबसे पहली बात कि बंगाल ही वह क्षेत्र था जहां से राष्ट्रवाद की भावना जो है सबसे ज़्यादा पनपी थी स्टार्टिंग समय में। तो एक तो था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद है वो लगातार मजबूत हो रहा था। दूसरा, राष्ट्रवाद को कमज़ोर कैसे किया जाए? तो इन्होंने समझा कि राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का तरीका है कि यहाँ पे धर्मों को बांट दिया जाए, और उसी को आधार बनाकर इन्होंने बंगाल विभाजन किया। लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि राष्ट्रवाद की जो भावना यहाँ पे पनप रही है उसको कम करना। और किस प्रकार से कम करना? बंगाल विभाजन कर हिंदू और मुस्लिम को अलग कर एक दूसरे के लिए लड़ा कर जो है ये करना था। तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए सी विकल्प आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, बताएं। जवाब दीजिएगा। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? देखो, जब बंगाल विभाजन हुआ और जब यह प्रभावी हुआ, 16 अक्टूबर को जब यह प्रभावी हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, तो उसके बाद बंगाल के जो लोग थे वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। ठीक है, और जब वंदे मातरम गीत गाया गया तो आपको बता दें, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये जो है ये किसका शीर्षक गीत बना? ये स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बना, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली में इसका नेतृत्व किया सर हैदर राजा ने, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका नेतृत्व किया, ये आपको जानकारी होगी। चलिए इस प्रश्न को बताएं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी, जो यहाँ पे दिए हुए हैं? तो बताएं, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, बंगाल विभाजन के दौरान वर्ष 1905 में ही एक अधिवेशन हुआ, और ये जो अधिवेशन था ये बनारस में हुआ। कहाँ पे हुआ? बनारस में। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और आपको बता दें कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जैसे कि जब बात हो रही है यहाँ पे किस अधिवेशन की, तो आपने देख लिया
बनारस अधिवेशन की। और आपको बता दें कि इसी के बाद 1905 के बाद 1906 में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये कोलकाता में हुआ, और कोलकाता में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की वर्ष 1906 में। और दादा भाई नौरोजी की जब आप बात करते हो तो आपको बता दें पहली बार जो स्वराज शब्द जो आप सुनते हो, तो पहली बार यदि हम बात करें तो कांग्रेस के अधिवेशनों में ही स्वराज की मांग की गई थी। और ये जो अधिवेशन था जहां पे सबसे पहली बार स्वराज की मांग की गई थी वो था वर्ष 1906। ठीक है, लेकिन यदि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो आपको बता दें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी के बारे में एक जानकारी और रखनी है कि 1892 ईस्वी में दादा भाई जो नौरोजी थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे, और इनकी पार्टी का नाम था उदारवादी पार्टी। तो उदारवादी पार्टी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में भी दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में चुने गए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की आपको बताना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखो यहाँ पे यदि मैं बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी प्रमुख रूप से 3 व्यक्तियों का नाम जो है इसमें लिया जाता है। और ये जो 3 व्यक्तियों का नाम की बात करते हो तो सबसे पहला नाम आता है नवाब सलीमुल्लाह का। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह के बाद दूसरा नाम आता है आगा खां का। तो ये 2 आपको याद रखना है। यदि नवाब सलीमुल्लाह खान आपके विकल्प में दिए गए हैं तो आप उनको टिक करोगे, यदि वो नहीं दिए हैं आगा खां दिए हुए हैं तो आप आगा खां को टिक करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और आपको बता दें इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ढाका में की गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ढाका में इसकी स्थापना की गई थी और 1907 में इसका पहला अधिवेशन कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी आगा खां ने। इसको बताएं, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कब हुआ या विघटन कब हुआ? विघटन कब हुआ? नरम और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विघटन कब हुआ? बताएं, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बंट गई, ये आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा, कब ये 2 भागों में बंट गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? चले फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात करते हैं तो प्रमुख अधिवेशन आता है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन था और सूरत अधिवेशन अपने क्रम का ये 27वां अधिवेशन था और इसी 23वां अधिवेशन था। 23वें अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी। और यहाँ पे विभाजन का जो नेतृत्व किया था उनकी बात करें तो विभाजन का नेतृत्व यहाँ पे किया गया था गरम दल के नेता तिलक द्वारा। ठीक है, तो तिलक ने यहाँ पे जो है विभाजन का नेतृत्व किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो आपको बताना है कि यहाँ पे यदि हम बात करें सूरत अधिवेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आर.बी. घोष या रास बिहारी घोष।
कौन? रास बिहारी घोष जो हैं ये अध्यक्ष थे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो इससे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? सबसे पहली बात कि किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? सूरत में हुआ। किस अधिवेशन में हुआ? 23वें अधिवेशन में हुआ। अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता किया। विभाजन का नेतृत्व किसने किया? विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताएं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था आपको बताना है। चले बताएं। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? चलिए बताइएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911, 1920। मार्ले मिंटो सुधार बिल सबने पढ़ा होगा। आप जानते हो वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया था। तो लॉर्ड कर्जन के स्थान पर जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो वायसराय के रूप में भारत आए थे और भारत सचिव के रूप में उस समय जॉन मार्ले आए थे। कौन आया था? जॉन मार्ले। और इसीलिए आप देखते हो कि मार्ले मिंटो सुधार, तो क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों के नेतृत्व में था इसीलिए इसको इस नाम से जानते हैं। इसका एक अन्य नाम और था, भारतीय परिषद अधिनियम। क्या नाम था? भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम भी इसका नाम था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि इसमें हुआ क्या। मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ आपको बता दें कि मार्ले मिंटो जो सुधार था, यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया था। तो मार्ले मिंटो सुधार क्या है? विशेष रूप से पृथक निर्वाचन से संबंधित इसको याद रखा जाता है। उसी संदर्भ में आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा 1909 बी विकल्प। इसको ध्यान से पढ़िएगा। 1912 ईस्वी में जब राजधानी, ये है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? कलकत्ता से जब दिल्ली लाई गई राजधानी, तो भारत का वायसराय कौन था आपको बताना है। आप जानते हो कलकत्ता से दिल्ली लाने की जो घोषणा थी वो वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में हुई थी और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। और बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन, जिसको रद्द किया गया था। तो 1911 में राजधानी को जो है परिवर्तित करने की बात की गई, दिल्ली राजधानी बनाने की बात की गई और 1912 में राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और स्थानांतरण के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम भी फेंका गया था। किस पर फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वही पूछा जा रहा है कि वायसराय कौन था, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा, लॉर्ड हार्डिंग। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, वर्ष 1961 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से सूरत अधिवेशन आपका महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से यह अधिवेशन भी आपका महत्वपूर्ण है। आप जानते हो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। आपको पता होगा कि 1916 में, वर्ष 1916 में जो है क्या हुआ था, यहाँ पे 1961 नहीं है, ये 1916, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 1916 में क्या हुआ? 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो ये समझौता हुआ, ये किसने करवाया? तो ये समझौता कराया मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से ये समझौता हुआ था और ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भी रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से जो चर्चा है वो प्रारंभ होती है राज्य व्यवस्था के प्रश्नों की। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हमें समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आगामी होने वाला है, आगे राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? अच्छा प्रश्न है। देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और राज्य व्यवस्था अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से संदर्भित प्रश्न इस बार की परीक्षा में अच्छे मिले थे, हर किसी के करने की बात नहीं थी। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव मंडल की बात हो रही है कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होता है। सबको पता होगा, सबसे पहली बात, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव की, तो आपको सबसे पहले एक अनुच्छेद याद रखना है, जो है आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 आपको यह बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये भाग नहीं ले सकते हैं। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है यहाँ पे याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। अब राज्य विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं भाग ले सकते? इनमें क्या समस्या है? समस्या यह है कि इससे क्या होगा, क्योंकि आज भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, और यदि विधान परिषद को भी वरीयता दी गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी मत कर सकते हैं, तो हर राज्य क्या करेगा? हर राज्य चाहेगा कि उसका विधान परिषद हो, और हर राज्य विधान परिषद बनाने के लिए प्रयास करेगा। और विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ यदि हम देखें तो आप कह सकते हो ऐसे लोगों को स्थान देने का एक विकल्प बन गया है जो प्रत्यक्ष राजनीति से जीतकर नहीं आते हैं। लोगों को किसी को सम्मान देना होता है, आप विधान परिषद का सदस्य बना दें, इसकी कोई भूमिका नहीं है। जिस प्रकार से लोग समझते हैं कि विधान परिषद की भी कोई भूमिका है नीतियां बनाने में, कानून बनाने में, तो कोई भूमिका नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा की है, उस तरह से विधान परिषद और विधानसभा की नहीं है। तो इसीलिए विधान परिषद प्रयास यही होना चाहिए, और कुछ राज्य अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं कि विधान परिषद समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ राज्य के जो रिसोर्स हैं उनकी बर्बादी होती है, और राज्य की जो आमदनी है उसकी बर्बादी ही निश्चित रूप से वहाँ पे होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के जब चुनाव की बात आती है तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद कौन सा इससे जुड़ा है ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति को पद से हटाया कैसे जाता है ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति जब पद से त्यागपत्र देते हैं तो अपना त्यागपत्र सबसे पहले किसको देते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति की भूमिका जब कोई नया सत्र प्रारंभ होता है, नया आप कह सकते हो सेशन प्रारंभ होता है, तो उसमें किस प्रकार की होती है ये आपको पता होना चाहिए। जब राष्ट्रपति आप पढ़ें तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, और यदि हो सकता है तो सुभाष कश्यप की बुक अपने पास रखें। बहुत ही अच्छी बुक है सुभाष कश्यप की, बहुत विधिवत तरीके से उसमें चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है, मतलब सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही हैं? राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन से सही हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पे रहते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह
पद पर बने रहते हैं। और चौथा कह रहा है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा राष्ट्रपति के संदर्भ में गलत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी सदस्य या कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक जाके राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर देगा। देखो, राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए आवेदन करने की शर्त क्या है? प्रत्येक चुनाव के लिए इसी तरह से होती है कि आपके पास अनुमोदक होने चाहिए और आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए। और ये अनुमोदक और प्रस्तावक कौन होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? ये या तो लोकसभा के सदस्य होंगे, या तो राज्यसभा के सदस्य होंगे, या तो विधानसभा के सदस्य होंगे। मतलब कि आपको यहाँ पे 50 अनुमोदक चाहिए होता है और यहाँ पे आपको 50 प्रस्तावक चाहिए होता है। मतलब जब तक आपके पास 100 सदस्यों का समर्थन नहीं होगा तब तक आप राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, आइए देख लेते हैं। पहला बोला जा रहा है पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए। प्रत्येक कंडीशन में यही शर्त है, हर जगह यही शर्त है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक कार्यकाल पे रहते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बने रहेंगे। जी हाँ, बने रहेंगे। अगला कह रहा है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पे चुनाव स्थगित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मतलब डी विकल्प आपका गलत है। क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ पे निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने का संदर्भ क्या है, इसका सेंस क्या है? तो आपको बता दें, जैसे आपने देखा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। मान लीजिए विधानसभा का, राज्यसभा का या लोकसभा का कोई ऐसी सीट है जो खाली हो, या तो जो वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, या किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो गई हो और कोई एक सीट, 2 सीटें वैकेंट हो, ठीक है। तो आप उस आधार पे राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं कर सकते हो कि जब तक ये सीटें नहीं भरी जाएंगी तब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार से नहीं रोका जा सकता कि 2 सीटें, 4 सीटें वैकेंट हैं विधानसभा में, राज्यसभा में या लोकसभा में, और आप उस आधार पर चुनाव को कैंसिल कराने का प्रयास करो, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, विशेष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कौन निर्धारित करता है, आपको बताना है। चले बताएं, जवाब दीजिएगा। कौन निर्धारित करता है? देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति, सबसे पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का योग्य है। जी हाँ, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के योग्य होते हैं। अब किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है, इसकी व्यवस्था की गई है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 57। अनुच्छेद नंबर 57 में इसकी व्याख्या की गई है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। जैसे आप राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे थे अभी हम, तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि क्या किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं या नहीं? यहाँ पे 2 शर्तें हैं। यदि जो मुख्यमंत्री होगा, देखो बहुत सारे जो आपके राज्य हैं, बहुत सारे जो राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, मुख्यमंत्री के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो या तो विधानसभा का होगा या तो विधान परिषद का होगा। दूसरा, यदि मान लीजिए अभी नया मुख्यमंत्री चुना गया है और किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो आप जानते हो 6 माह के पहले किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है। तो 3 शर्तें हैं। यदि मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा का सदस्य होगा तब वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है, मतदान नहीं कर सकता है। यदि मुख्यमंत्री तो है
लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह मतदान राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं कर सकता। मतलब मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तभी कर सकते हैं जब वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, तभी वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 58A है। क्या है? आर्टिकल नंबर 58A। आर्टिकल नंबर 58A आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसके अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता चाहिए उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 58 के ए में या फर्स्ट में इसकी व्यवस्था की गई है। बताया गया है कि यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरे, आपकी जो आयु है वो 35 वर्ष हो चुकी हो। और तीसरे, लोकसभा सदस्य बनने के आप योग्य हैं। यदि तीनों शर्तें ये फॉलो आप करते हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के योग्य हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता पर आप नहीं लड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखो, चुनाव में विवाद भारत में तो आम बात है, प्रत्येक चुनाव में विवाद होते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के भी चुनाव में विवाद हो गया, तो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद हो गया तो आप इस विवाद को लेकर कहाँ जाएंगे, इसका समझौता या इसका निपटारा इस विवाद का कहाँ होगा, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है, जब बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव में विवादों की तो इसको जो अधिकार दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और आर्टिकल 71A याद रखना है, अनुच्छेद 71A के अनुसार जो है यह व्यवस्था की गई है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? बोलिए। प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। देखो, राष्ट्रपति जो है वो कैसे हटाया जा सकता है? वो हटाया जा सकता है सदन के माध्यम से, और इसके लिए व्यवस्था की गई है संविधान में, वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अंतर्गत भारतीय संविधान में महाभियोग की बात की गई है। और महाभियोग कब लाया जा सकता है? इसके लिए यह होना चाहिए कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। और यदि मान लीजिए राष्ट्रपति स्वयं से ही पद त्याग करना चाहें और ये त्याग पत्र देना चाहें तो ये त्याग पत्र किसको देंगे? ये अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? ये अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, आर्टिकल 56 के ए में इसकी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल नंबर 56 के ए में क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। और इसी अनुच्छेद के सेकंड भाग में क्या बात की गई है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लगेगी, इसकी सूचना प्राप्त होगी, वो तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे, जिससे दोनों सदनों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी मैंने इसका जिक्र किया था, तो उम्मीद करता हूं याद भी होगा आपको कि वह अनुच्छेद कौन सा है। वह अनुच्छेद है 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इसका निर्वहन कौन करेगा? बताओ। इसके लिए हमारा अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 65 का ए। आर्टिकल नंबर 65 का ए कहता है कि यदि ऐसी कंडीशन है कि भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे समय में भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति की भूमिका के रूप में नजर
आएंगे। लेकिन आर्टिकल नंबर 65A क्या कहता है कि यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है लेकिन उपराष्ट्रपति हैं, ये 65A कहता है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है लेकिन उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और अधिकतम 6 माह तक ये ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो याद रखना है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाएंगे। दूसरी बात, यदि राष्ट्रपति तो नहीं है लेकिन उपराष्ट्रपति हैं तो आर्टिकल 65A के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जो हमारे होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? अभी आपको मैंने बता दिया कि यदि पद रिक्त हो रहा है और पद रिक्त होने के बाद उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति इस पद को, इस कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से इसी तरह से चीज़ों को और बढ़ाएंगे और प्रयास रहेगा कि जो सब्जेक्ट हैं, जो आप सब्जेक्ट इसमें देख रहे हैं वो बदलते रहें और इस प्रकार से हमारी सभी सब्जेक्टों में पकड़ बनी रहेगी और सभी जगहों पर हम बेहतर कर पाएंगे। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।